सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, भी तो एक बार कंफर्म कर देंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है आपका लेक्चर नंबर 10th। ओके, ऑलराइट, तो स्टार्ट किया जाए। लेक्चर नंबर 10th पार्लियामेंट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दो एटलीस्ट लेक्चर्स लगेंगे पूरे इसको हमें समझने के लिए। फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज अलग से करेंगे। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। यस, तो हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे सभी को। आज है 26 नवंबर। आज ही के दिन 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। और एनफोर्स कब किया गया था, लागू कब किया गया था, ज़रा बताइए। चलो तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और पहला क्वेश्चन करिए अभी। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। The president can appoint anyone as prime minister, even if the person is not a member of either house of the parliament. A person who is appointed prime minister must become a member of parliament within 6 months. तो पहला स्टेटमेंट है, सही है। ओके, the president can appoint anyone as the prime minister even if the person is not a member of either house of the parliament. Yes, हाँ, क्यों? 75 का क्लॉज नंबर 5, anyone can become a minister, 75 per clause 5, for the 6 month maximum period of 6 month without being a member of either house of the parliament। या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर होने की उसको ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने के बाद उसको किसी न किसी हाउस की मेंबरशिप तो लेनी ही पड़ेगी। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ्स। ऑल ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। Consider the following statement regarding the Council of Ministers. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. The individual responsibility of ministers to the president is mentioned in the constitution. अब जैसे कि मैं कई बार चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, जैसे हमने देखा था, मैंने आपको बोला था कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि दिस थिंग इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट थिंग कि हाँ ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर आप श्योर हो तो ठीक है, नहीं श्योर हो तो फिर गो विद दिस थिंग कि भाई वो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, आज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में जानेंगे, वो भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। यस, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। सर आपने बोला था इस वीक 4 ही क्लास होगी, तो ये वीक क्या ख़त्म हो गया क्या? नहीं नहीं, ख़त्म हो गया क्या वीक? ये जिस दिन जब बोलेंगे 6 क्लास होंगे उस दिन नहीं बोलोगे क्यों? कि साहब ने बोला 6 क्लास होंगी, 6 क्यों नहीं हुई? मिल जाएगा ब्रेक। चलो, तो किया जाए अभी। The Prime Minister allocates portfolios among the ministers. A minister who is not a member of parliament cannot participate in the proceedings of the parliament. A minister who is not a member of parliament cannot गलत गलत गलत। मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना बिना 6 महीने तक, 6 महीने तक वो मैक्सिमम पीरियड है उसके पास, जब 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबरशिप लेनी होगी। जब मेंबरशिप लेगा तभी वोट कर सकता है, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर सकता है। पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बात अलग है कि वो वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, वोट क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके लिए मेंबर होना जरूरी है। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यस, 1, 3। अगला करिए। चलो आगे बढ़े। ऑलराइट, सो प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन के तौर पे एक्ट करते हैं ये। यस, पीएम इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द both houses of the parliament. He is not the leader of the both houses of parliament. ठीक है,
ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। सारी चीज़ें देखेंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, आपको समझ में आएंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ द मिनिस्टर्स। Ministers hold office during the pleasure of President. The President can remove a minister without the advice of the Prime Minister. A minister must be a Lok Sabha member to be appointed in the Union Council of Ministers. वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लाइक जैसे एस जयशंकर हैं तो वो राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा के नहीं है, लेकिन मिनिस्टर तो फिर भी है ना। PM can recommend the dissolution of the Lok Sabha to the President. Yes, कि डिसॉल्व कर दो लोकसभा को। PM कैन डिसमिस एनी मिनिस्टर डायरेक्टली। देखो डिसमिस तो कर सकते हैं मतलब, लेकिन उसको हटाने की जो अथॉरिटी है, जो मेन अथॉरिटी है, वो किसके पास लाई करती है? वो लाई करती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। यस, अब इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ हो रहा है? ये जो तीसरा वाला है, एक सेकेंड, आर्टिकल 78, ठीक है, यानी कि ड्यूटी जो है प्राइम मिनिस्टर की है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली, ठीक, क्लियर है। PM कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन, ये बोल सकता है रिज़ाइन कर दो, या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है रिज़ाइन वो करने के लिए, डिसमिस करने के लिए, खुद नहीं कर सकता। कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी डिसीजंस वेयर एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। The existence of the cabinet is explicitly mentioned in the constitution and कैबिनेट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर्स। बताइए कौन सा इसमें स्टेटमेंट या कथन सही है? कैबिनेट कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो कैबिनेट कोई अलग बॉडी है जो उसको पॉलिसी डिसीजन लेती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंप्लीमेंट करती है, गलत है। बिकॉज कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो होल्ड कर रहा है मिनिस्टर, ऐसा कुछ अलग से उनका काम नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ द कैबिनेट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कल बताया था 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 352 के क्लॉज 3 में इंसर्ट किया गया था, जो आपका नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि क्यों कैबिनेट वर्ड को जोड़ा गया था, पता चल गया आपको 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में, लेकिन क्यों जोड़ा गया था वो आपको वहीं पे पता चलेगा। कैबिनेट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स, यस, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, ऑप्शन नंबर B 2 and 3 ओनली। 8th, ministers must take an oath of secrecy before assuming the office. Yes, the PM administers the oath of office to the ministers. President करता है, ठीक है। मिनिस्टर मे बी फ्रॉम ईदर ऑफ द पार्लियामेंट, यस, 1 and 3, राइट ना। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा कि हमने क्या पढ़ा था अभी तक। हमने अभी तक पढ़ा था पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रुकिएगा जरा एक सेकेंड। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमने पढ़े थे 5 चैप्टर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जिसमें कि जो पहला चैप्टर था वो था यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78। वी हैव डन दिस पार्ट, वी हैव डन दिस नॉट पार्ट, वी हैव डन दिस चैप्टर ऑफ दिस पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Now we are going to start the second chapter of our union or our part 5 of the constitution, which start from the article number 79 goes till the article number 122. All right, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट। तो 79 से हमें शुरू करना है। तो 79 किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के गठन के बारे में बात करता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट ऑफ, भारत की एक संसद होगी जिसमें शामिल होंगे कौन? एक तो राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन होंगे। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन से 2 सेशन आपके हैं? कौन से 2 सदन हैं आपके? तो 2 सदन हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा इज़ दी लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ दी अपर हाउस। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पिरामिड अज्यूम करो, बिकॉज इससे हमें बहुत आसानी होती है याद करने में, समझने में,
कि लोअर हाउस कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है, फर्स्ट चैम्बर कौन सा है, सेकंड चैम्बर कौन सा है, इस तरीके से। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि भाई हमारे इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं पार्लियामेंट के। एक तो होगा आपका लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा एंड तीसरा होगा प्रेसिडेंट। ठीक, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस, लोकसभा को हम बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर, राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस और इसको हम बोलते हैं सेकंड चैम्बर। तो ये दोनों चीज़ें तो आई थिंक आसानी से याद हो जाएंगी कि लोकसभा नीचे है, ठीक है, राज्यसभा ऊपर है, तो ये लोअर हाउस वो अपर हाउस। ये पहले आता है, जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो ये पहले आएगा तो फर्स्ट चैम्बर, ये बाद में आएगा तो सेकंड चैम्बर। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लोगों का सदन बोलते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्टली यहाँ पर चुन के लोगों को भेजते हैं, ठीक है, जो लोग भी यहाँ बैठते हैं। राज्यसभा की बात करेंगे तो इसको हम हाउस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली तो लोग आते नहीं हैं, डायरेक्टली तो लोग इलेक्ट करके भेजते नहीं है पीपल ऑफ इंडिया, तो फिर यहाँ पे किस तरीके से इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट बिकॉज स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इसको, तो ये नाम ध्यान रखना है। राज्यसभा को ही हम एल्डर्स हाउस भी बोल देते हैं। एल्डर्स हाउस क्यों बोलते हैं वो भी समझेंगे। इसी को ही हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं वो भी अभी जानेंगे, ठीक है, ये दोनों रीज़न आपको पता चलेंगे। बाकी काउंसिल ऑफ स्टेट भी आपको आगे पता चलेगा जब आपको समझ आएगी राज्यसभा में राज्यों से लोग चुन के आते हैं, तो इसलिए राज्यसभा बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्टली यहाँ पर वोट करके लोगों को भेजते हैं, ठीक है, लोकसभा में, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। और प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्यों? क्योंकि वो एक अभिन्न हिस्सा इसलिए है क्योंकि कोई भी जो विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता बिना राष्ट्रपति की सहमति के, यानी कि नो बिल कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सिंपल, ओके, ऑलराइट। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है, संसद का गठन दिया हुआ है, तो संसद में 3 चीज़ें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल है, फर्स्ट चैम्बर है, राज्यसभा सेकंड चैम्बर है, अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है एंड एल्डर्स हाउस है, एंड उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ना, अब हम यहाँ पे हमने पार्लियामेंट देख लिया, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने लोकसभा राज्यसभा देखा, तो लोकसभा के बारे में थोड़ी सी जो फैक्ट्स हैं वो जान लीजिए कि इसकी पहली सिटिंग हुई थी 13 मई 1952 को, और कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, बना कब था, 17 अप्रैल 1952 को, और जो पहली इसकी मीटिंग हुई थी या फिर सिटिंग हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं, हिंदी नेम जो है लोकसभा और राज्यसभा ये 1954 में अडॉप्ट किए गए थे, 1954 में, नहीं तो पहले हाउस ऑफ पीपल ही बोलते थे। तो लोकसभा हिंदी नाम है, ये 1954 में अडॉप्ट किया गया था। राज्यसभा, इसकी भी जो फर्स्ट सिटिंग है वो 13 मई 1952 को हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट बट बस डिफरेंट डेट को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, ओके। इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं, अगेन हिंदी नेम 1954 में अडॉप्ट किया गया था, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हाउस ऑफ एल्डर्स या फिर एल्डर्स हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं जैसे बताया अभी देखेंगे हम लोग, ठीक। तो ये 79 का हमने अभी देखा था, 79 में क्या लिखा हुआ है। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट क्यों इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, वो मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल एक्ट बन ही नहीं सकता जब तक प्रेसिडेंट के साइन ना हो, है ना। वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना करते ही नहीं है, तो इसीलिए इनको हम रबर स्टैम्प भी बोल देते हैं प्रेसिडेंट को, कि ये सिर्फ ठप्पा लगाने का इनका काम होता है। आर्टिकल नंबर 80 पे आते हैं, अनुच्छेद नंबर 80 पे आते हैं। नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। किसकी बात करता है, राज्य परिषद की संरचना की बात करता है, राज्यसभा के संरचना की बात करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करता है, ठीक। तो 79 देखा, 80 पे आ रहे हैं। तो राज्यसभा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, 250। इन 250 में डिवीजन है, डिवीजन इस बेसिस पे है कि 238 तो निर्वाचित होके आते हैं, 238 इलेक्ट होके आते हैं, और जो 12 हैं वो नॉमिनेट होके आते हैं, नामित होके आते हैं। वैसे तो मैंने आपको कल बताया था इलेक्शन और नॉमिनेशन में डिफरेंस, बट फिर समझो यहाँ से इलेक्शन का मतलब होता है वोटिंग हो रही है, वोट पड़ रहे हैं, जो जीतेगा चुनाव वो जाएगा, वो जीत जाएगा वो चुनाव और वही जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉमिनेट में क्या है कि जिसका मन हो, प्रेसिडेंट को जिसका मन हो उसको भेज सकता है। किस फील्ड में नॉमिनेशन हो सकते हैं, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में नामांकन हो सकते हैं। जो लोग हैं वो नामांकित हो सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं, ओके। जैसे कि सचिन देओल बोल रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर और सनी देओल,
सचिन देओल हो गया, ठीक है। उससे तो दोनों का जो दोनों हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो इनको भी नॉमिनेट किया गया था एक टाइम पे, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं ये सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की अगर बात करेंगे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं है कि स्पोर्ट्स में नॉमिनेशन हो सकता है, तो उनको सोशल सर्विस के तहत उनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। उनको सोशल सर्विस के तहत नॉमिनेट किया गया था। वो बात अलग है कि एक तरह से सीट उन्होंने वेस्ट ही कर दी, वेस्ट इसलिए कर दी बिकॉज ज़्यादा अगर आप उनकी वो देखेंगे कितने दिन वो प्रेजेंट रहे एब्सेंट रहे, तो आपको पता चलेगा कि भाई जो है कितना ज़्यादा जो है इन्होंने सीट एक तरीके से वेस्ट करी। डू यू नो कि विजय माल्या भी एक टाइम पे रह चुका है क्या बोलते हैं राज्यसभा का मेंबर, ठीक। तो 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, इसमें 238 इलेक्ट होके आएंगे, 12 नॉमिनेट होके आएंगे। प्रेजेंट में जो स्ट्रेंथ है वो 245 है, 245 है, जिसमें 233 सिलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड है। 5 सीट्स खाली रखी गई हैं। 5 सीट्स क्यों खाली हैं? वो जैसे कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे पीओके, एक्साइचिन, ये सब इंडिया के हिस्से हैं, या फिर इंडिया इन फ्यूचर कोई और भी, क्योंकि आपको पता है पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक्साइचिन हमने देखा था इस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो इंडिया के ही हैं, लेकिन अभी किसी और कंट्री ने इन पर कंट्रोल जमा के रखा हुआ है। तो इसलिए जब इन फ्यूचर ये इंडिया का पार्ट बनेंगे तो उन पार्ट को भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, और उनको जब देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है सीट्स तो वैकेंट रखनी पड़ेंगी। तो और भी हो सकता है कि हम किसी और भी टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना लें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, इसमें कि अभी करंट में 245 हैं। 238 निर्वाचित होकर आएंगे और 12 नामित होकर आएंगे। और किस फील्ड से आएंगे? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। इसको अगर आपको आसानी से याद करना है तो लिसैस करके याद कर सकते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है राज्यसभा में वो जानिए, किस तरीके से लोग चुन के आते हैं वो जानिए। तो मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो मैंने समझाया था जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लोगों ने समझाया था, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको नहीं समझाया था, जो अभी समझाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक। ओके, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है क्या, समझो। पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि पीपल आर नॉट वोटिंग डायरेक्टली, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट वोटिंग डायरेक्टली। क्या कभी आपने सुना है कि राज्यसभा पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और आप उसमें वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट आपको पता तक नहीं चलता है कि राज्यसभा के चुनाव हो गए, तभी तो आपको नहीं पता है कि क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ये सब क्या होता है। देखो, लोकसभा में, यहीं पे लोकसभा का भी समझ लो, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं पता है ना, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल अवेयर रहो कि तुम लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, तो वोटिंग हुई थी ना, पोलिंग बूथ पे वोट लोग डालने जा रहे थे ना, चाहे भले आप गए हो ना गए हो, ठीक है। तो वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे चलता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आगे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि दोनों में अंतर समझ सकें क्या है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और यहाँ पे चलता है, जिसको कि हमने यूके एंड फिर ब्रिटेन से लिया है, और यहाँ पर चलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अंतर समझिए दोनों में क्या होता है। 2014 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, ठीक है, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय ये है, इस छोड़ो, ये आप देख पा रहे हो, मतलब पहले इसको देखो आप जरा, इसी को देख लो। बीजेपी को पूरे भारत के 31% वोट मिले थे, जितने वोट पड़े थे उसका 31%। कांग्रेस को 19.5% मिले थे, कोई बहुत बेकार तो नहीं है, ठीक है। बीएसपी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आई थी, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, समझ रहे हैं आप। बीजेपी बोल रहा हूँ, बसपा जो मायावती जी की पार्टी है, पता होगा आई थिंक, ठीक है। बसपा जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यस। कैन 238 राज्यसभा मेंबर्स पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? बिल्कुल करते हैं, ये भी क्या कोई पूछने वाली बात है। इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं वोट, ठीक है। और ये फालतू के अगर किसी ने यहाँ पर कमेंट किए तो ध्यान रखना परमानेंटली ब्लॉक हो गए। अभी तो मैं टाइम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर फालतू के कमेंट यहाँ पे किए जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है तो सीधा ब्लॉक हो गए। अब सिर्फ डाउट पूछना है यहाँ पे, ठीक है।
हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो सीरियस होके यहाँ पे ज़रा देख लो, ठीक है। तो बीएसपी को 4.2% वोट मिले थे, AIADMK 3.27% वोट। AIADMK तो आपको पता होगा, जो तमिलनाडु की आपकी पार्टी है AIADMK, कितने वोट मिले इसको? 3.27%, यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट है ना। देन आपकी तृणमूल कांग्रेस 3.84% वोट। तो ये सब है। ओके ओके, अब जरा ये देखिए, बीजेपी 2014 में लेके आई 282 वोट, सॉरी 282 सीट। कांग्रेस लेके आई 44 सीट, AIADMK लेके आई 37 सीट। बीजू पटनायक की, या फिर जो नवीन पटनायक उनके बेटे हैं, जो अभी तक उड़ीसा के CM रहे थे, ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन इससे पहले रहे थे 3 टर्म से लगातार, तो वो 20 सीट उनके पार्टी की आई लोकसभा में, और TDP तेलुगु देशम पार्टी की आई 16। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बीजेपी की 31% सीट, 19.3%। AIADMK की कितने? 3.27% वोट। सीट कितनी निकाल के ले गए? 37। BSP 4.2%, कितनी सीट निकाले होंगे लगभग गेस? अगर AIADMK को 3.27% में 3.27% वोट मिला है, पूरा जितने वोट पड़े हैं, मान लो कि 100 वोट पड़ा है, तो 100 में से ऑन एन एवरेज 3 वोट पड़ा है AIADMK को, उसमें 37 सीट निकाल ले गए। बसपा जो 4.2% वोट लेके आई, उसको कितनी सीट मिली होंगी लगभग गेस? एनी गेस? एनी गेस? बैठे इसमें गैस गैस वो भी सर आप ही कर दो, हम क्यों करें सर? हमारे तो रजाई के अंदर हाथ भी डालने में क्या है, फालतू में निकलवा रहे हो हमसे? फालतू कमेंट करवा लो, वो हम कर देंगे। 39, 40, 10, 45, 0, 50 अप्रॉक्स 0। समझ रहे हो? बीजू जनता दल 2% भी नहीं वोट मिला है, 20 सीट निकाल के ले गया। बीएसपी देख लो तुम, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा, 0। क्यों हो गया ऐसा है? तो मायावती तो ये कहेंगे, हे प्रभु, हे हरि राम, ये क्या हुआ, एकदम से 0 सीट आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव, और लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं, ये कांग्रेस का विधायक है, सांसद है, मान लो सांसदी के चुनाव करवा रहे हैं अपन, और ये एक बीजेपी का है, ठीक। टोटल 100 वोट पड़े, 100 वोट पड़े, उसमें 51 मिले बीजेपी वाले को, 49 मिले कांग्रेस वाले को। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 49% वोट शेयर है कांग्रेस वाले का, 51% वोट शेयर है बीजेपी वाले का? लेकिन भैया जीता कौन? बीजेपी वाला। तो सीट किसकी निकली? बीजेपी की। कांग्रेस 0 आया खाते में। अब ऐसे मान लो कि 5 सीटें हैं जहाँ कांग्रेस वाले को 49 मिल रहा है, बीजेपी वाले को 51 मिल रहा है, कांग्रेस वाले को 48 मिल रहा है, बीजेपी वाले को 52 मिल रहा है। 0 0 0 0, 1 1 1 1। भैया वोट शेयर तो मान लो सब में यही होता है, सब में इसको 49 इसका, तो वोट शेयर कांग्रेस का 49% है, बीजेपी का 51% है, मात्र 2% का, लेकिन सीट 0 आई कांग्रेस की और बीजेपी की 5 निकल आई। समझ पा रहे हो? यानी कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में जो पहले पास्ट कर गया, फर्स्ट जिसने पास्ट कर ली पोस्ट को, पहले जो आगे निकल गया, सीट उसकी हो गई। लूजर गेट्स 0, लूजर गेट्स नथिंग, विनर टेक्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो पार्टीज को उनके वोट शेयर परसेंटेज के बेसिस पे उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट मिलती। कहां? वहां। कहां? राज्यसभा में। अगर मतलब अगर लोकसभा के चुनाव तो लोकसभा में, अगर ऐसा होता सिस्टम तो, अगर ऐसा सिस्टम होता तो, अगर ऐसा सिस्टम होता तो, अगर मान लो कि 100 सीटें हैं, 100 सीटें मान लेते हैं, तो उसमें 31 जाती बीजेपी की, लगभग 19 लोग जाते कांग्रेस के, वहाँ पे लोकसभा में जाके बैठते, लगभग 4 लोग जाके बैठते बसपा के,
3 लोग बैठते लगभग AIADMK के जाके, 3 लोग जाके बैठते तृणमूल कांग्रेस के, 3 लोग जाके कम्युनिस्ट पार्टी के बैठते हैं, मार्क्सिस्ट के, बीजू जनता दल का सिर्फ 1 लोग और एनसीपी का सिर्फ 1 लोग, इस तरीके से। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट। अब तुम्हें जितने प्रोपोर्शन में वोट मिले उस प्रोपोर्शन में तुम्हारे लोग जाके बैठेंगे। तो बात ये आती है कि लोकसभा में इस सिस्टम को क्यों नहीं रखा गया। ये तो ठीक लग रहा है यार कि हाँ यार, एटलीस्ट जितने लोगों ने वोट दिया होगा, भारत के जितने वोट पड़े होंगे उसके 4.2% वोट निकाले जाएं तो बहुत वोट होंगे। इतने लोग चाहते थे कि मायावती जी की पार्टी के जो है लोग जाके बैठे, लेकिन एक भी लोग नहीं जा पाए। ये तो बड़ी गलत बात हुई। गलत तो है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक ये है कि इसमें स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। जैसे कि कल हमने देखा था कि कैसे 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदल गए। और अगर ये सिस्टम रख दिया जाए ना तो 10 साल में कोई वो वाली बात नहीं कि 20-30 प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। स्टेबल गवर्नमेंट बनना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? बीजेपी को सिर्फ 31% वोट मिला है, सीट निकाल के ले गया 282। सीट कितनी होती हैं? 550 कंसिडर करते हैं लोकसभा की, 550, ठीक है, 550%। अब 550% का, ठीक है, 550% का 30%, 31 है ना, 31% में 30% निकाल लेता हूँ सो दैट की कैलकुलेशन आसान हो। एक 165 लोग ही जा पाते, 166 लगभग लोग मान लो, 165-66 लोग बीजेपी के जा पाते। अगर कांग्रेस का मैं 19.3 ना कंसिडर करके 20% कंसिडर कर लूँ, 20% का मतलब कितना है? 1/5, 110। यानी 110 लोग जाके बैठेंगे कांग्रेस के, लेकिन गए कितने? 44, 50 भी नहीं जा पाए। सोचो अगर 165 इनके हो जाते, 110 इनके हो जाते, तो किसी को मेजॉरिटी मिली क्या? नहीं मिली। मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी के लिए 550 डिवाइड बाई 2 + 1, 276 सीट निकाल के लानी है। बीजेपी अपने आप से बन गई भाई, अपने आप से उसने बना ली सरकार, किसी की हिम्मत अभी ला ले। लेकिन सोचो अब 165 इनके, 110 इनके, अब क्या होगा? अब होगी खरीद फरोख्त। AIADMK तुम हमारे पास आ जाओ, बीजेपी वो बोलेंगे नहीं हमारे पास आ जाओ, हमसे आके मिल जाओ। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी बनानी है, वो 276 का आंकड़ा पहुंचाना है। तो अगर ये सिस्टम रख दिया तो मेजॉरिटी तो भूल के भी नहीं आएगी। मेजॉरिटी कब आएगी? जब ये समझ लो 51% वोट, और अपने आप में बहुत होता है वो, समझ रहे हैं? तो इसलिए लोकसभा के चुनाव में इसको रखा नहीं गया है, राज्यसभा वाले में रखा गया है। ओके, ठीक है। तो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी बना ही नहीं पाएगी फिर तो, और फिर क्या होगा? अनस्टेबिलिटी रहेगी, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तो फिर हो चुका, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ? अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। हाँ, बिहार में भी यही हुआ है। अब जैसे कि हम देखें जन स्वराज को, कुछ तो मिला होगा, 1.5 से 2% वोट शेयर रहा है जन स्वराज का, 2 से तो नीचे ही रहा है शायद, लेकिन सीट कितनी आई है? 0। हाँ बिल्कुल, हर्षित कुमार, डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल सर्विस। 0 सीट वाला बताओ ना, फिर से पीछे कर लो उसको, V2 को ना पीछे भी किया जा सकता है। चलो, तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा का मतलब क्या होता है? अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन का राज्यसभा का मतलब ये है कि हर राज्यों का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। यूपी 31 सीट लेके बैठा है, सिक्किम, गोवा जैसे छोटे छोटे स्टेट, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा, ठीक है, नागालैंड, सिक्किम, इन सब की एक एक सीट है, सब की एक एक सीट है। यूपी की 31 सीट है, वेस्ट बंगाल की 16 सीट है, गुजरात की 11 सीट है, ठीक है, गुजरात की 11 सीट हैं, इवन बिहार की 16 सीट हैं, महाराष्ट्र की 19 सीट हैं, तमिलनाडु की 18 सीट हैं, कर्नाटक की 12 सीट हैं, MP की 11 सीटें हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से जो मैंने स्टेट याद लिखे हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और याद कर लो, राजस्थान। राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टेट है, हमने देखा था एरिया के टर्म्स में, लेकिन सिर्फ 10 सीट। लेकिन यूपी सबसे बड़ा है जनसंख्या के मामले में।
तो जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, इसीलिए यूपी की सबसे ज़्यादा सीट है। अनलाइक इन यूएसए में क्या है, जो उनका अपर हाउस है वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हर स्टेट से दो 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 सीट निकल के आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, छोटा स्टेट जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ कम सीट निकलेंगी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा निकलेंगी। उसी हिसाब से पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में सीट्स निकल के आती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। बहुत स्टेट है, सुना होता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ सब एक एक सीट है। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब सारे राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, क्योंकि जो विधानसभा के लोग होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं वो चुन के भेजते हैं, वहाँ पे वोटिंग होती है। और वो लोग, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनेगा किसके द्वारा, हमारे द्वारा। जैसे कि बिहार में जो चुनाव हुए, लोगों ने चुन के भेजा, विधानसभा में बिठाया लोगों को बिहार के। अभी ये लोग जो हैं अपने स्टेट से जो 16 लोग हैं उनको भेजते रहेंगे टाइम टू टाइम। यहाँ पर पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन है, तो मान लो वोटिंग होती है और मान लो कि इस तरीके से वोटिंग होती है, 31% जो वोट हैं वो बीजेपी के पड़े हैं और आईएनसी को पड़े हैं 19.3% वोट। तो इतनी परसेंट सीट, जितनी भी मान लो वैकेंसी हैं राज्यसभा में, मान लो 10 वैकेंसी हैं, तो 10 में से 31% इसका जो निकलेगा उतनी सीट बीजेपी की जाएंगी। लगभग 20% जो निकल के जाएगा वो आईएनसी की सीट निकल के जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इसमें पार्टी के लिए वोट किया जाता है, पार्टी के लिए। लेकिन जैसे विधानसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, उसमें आप पार्टी के लिए वोट नहीं करते, प्रत्याशी के लिए वोट करते हो। जैसे अभी विधानसभा की वो बात अलग है, लोग पार्टी देख के ही वोट देते हैं, ठीक है। तो लेकिन वोट आप प्रत्याशी को करते हो। जब आप जाते हो वोट देने तो देखते हो ना कि हमारा प्रत्याशी कौन है, बबलू भैया है कि टिंकू भैया है, कौन भैया हैं, वोट देते हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी, हमें नहीं पता है कि यहाँ से कौन चुना जाएगा, बस हमने तो कमल का बटन या फिर लैंप का बटन या हाथ का बटन या जिसका बटन, झोले का बटन, वो दबा दिया। वो तो दबाते ही हो भैया, वो तो पता चलता है कि ये प्रत्याशी इस पार्टी से खड़ा हुआ है, लेकिन देते तो वोट प्रत्याशी को ही हो ना, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो वो बंदा जीत गया, वो प्रत्याशी जीत गया, तो विनर टेक्स ऑल। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, आप पार्टी को वोट देते हो और उस पार्टी का जितना शेयर है उतने शेयर के लोग वहाँ पर भेज दिए जाते हैं, तो हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से उसमें आ जाता है, ठीक है। तो जो विधानसभा के लोग हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, वो चुन के भेजते हैं कहाँ पर, राज्यसभा में। और सारी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, यूटी सिर्फ 2 UTs हैव रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा। कौन? एक तो दिल्ली और दूसरी पुडुचेरी, ठीक। दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ इनका रिप्रेजेंटेशन है अभी राज्यसभा में। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, और स्पेसिफिक पूछा करो, ऐसा नहीं कि वंस मोर। बढ़े अभी लोकसभा की ओर। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी ऐड कर लेना, बिकॉज जम्मू कश्मीर में भी अब लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो भी एक यूटी है। पहले तो स्टेट होता था, अभी एक वो यूटी है, तो जम्मू कश्मीर भी यूटी है, ठीक है। 3 यूटीज हो जाएंगी आपकी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा पे। तो यहाँ पर टोटल 550 मेंबर हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे 250 हो सकते हैं, 250। यहाँ पे 550 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें 530 आएंगे स्टेट से और 20 आएंगे यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। टोटल कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 550 हैं, कितने? 543, 543। पहले 552 हो सकते थे, 552, जिसमें कि नॉमिनेटेड भी मेंबर हो सकते थे 2। जैसे कि हमने राज्यसभा में देखा 238 निर्वाचित होते हैं, 12 नामित होते हैं, यानी 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन लोकसभा में भी पहले नॉमिनेशन होता था। लोकसभा में पहले प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता था। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके जैसे फादर इंडियन हुई, मम्मी जो है वो फॉरनर हुई, तो वो एंग्लो इंडियन हो गए, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन को तो नॉमिनेट करना ही होता था, ऐसा प्रोविजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो हमारा अमेंडमेंट नंबर 104 है, यानी कि संविधान का जो संशोधन नंबर 104 है, उसने जो 2019 में आया था, उसने ये पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म कर दिया था कि 2 एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट लोकसभा में, वो ख़त्म कर दिया। तो 552 की जगह 550 हो गया। और इनफैक्ट एक और चीज़ हुई थी कि जो
SC/ST का रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। SC/STs को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था उसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट से, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत ये अमेंडमेंट, ये रिजर्वेशन दिया गया है SC/STs को? आर्टिकल नंबर 330। देखो विमेन का रिजर्वेशन तो अभी 106 अमेंडमेंट एक्ट से मिला है, लेकिन SC/ST के लिए रिजर्वेशन बहुत पहले से था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये प्रोवाइडेड था कि SC/ST को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, 330 में, ठीक है। और 331 के अनुच्छेद 331 के तहत इनको रिजर्वेशन मिला था, जो कि हर 10 साल तक इस तरीके से बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया और SC/ST रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया आगे और 10 साल के लिए, ठीक है। 332 में अगर बात करेंगे तो 332 में लिखा हुआ SC/ST के लिए रिजर्वेशन विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में। आप रिकॉल मतलब ऐसे रिलेट किया करो कि जैसे लोकसभा केंद्र में होती है, तो ऐसे ही विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स में यानी राज्यों में। तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर 332 के तहत एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था गवर्नर, उसको ख़त्म कर किया गया। 332 के तहत प्रोवाइडेड है SC/ST का रिजर्वेशन, ठीक है, जो कि एक्सटेंड किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और एक जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता था आर्टिकल नंबर 333 के तहत 333, उसको ख़त्म कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो गवर्नर नॉमिनेट करता था। वो जब वहाँ पर आएंगे तो उसको भी मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा, लेकिन क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड हैं इसलिए मैंने बताया। तो 330 अनुच्छेद में किसका रिजर्वेशन? SC/ST का। 331 में एंग्लो इंडियन का। SC/ST का बढ़ा दिया गया और उसका ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गई इतनी चीज़ यहाँ तक। रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है? तो रिप्रेजेंटेशन होता है आपका लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा की तरीके, लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, ठीक है। एंड पैरिटी मेंटेन्ड अमंग इंटर इंट्रास्टेट, वो क्या है वो भी बताता हूँ मैं अभी आपको। लेकिन ध्यान रखना, जो नई आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी अंडर द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, उसमें लोकसभा को ग्रीन कलर दिया गया है और राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो इसको रेड कलर दिया गया है। इट रिप्रेजेंट्स दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल लैंड एंड पीपल हेयर आर इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। रेड कलर, आर से रेड, आर से राज्यसभा, ये रॉयल्टी और जो सैक्रिफाइसेस हैं उन सबको दिखाता ही है, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितनी सीट हैं। जैसे यहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें यूपी की, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यूपी की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं यहाँ पे, 82 सीट्स हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल की 42 सीट्स हैं, 42। बिहार की 40 सीट्स हैं, ठीक है, क्लियर। देन महाराष्ट्र की 48 सीट्स हैं। देन आपकी MP की 29 सीट्स हैं, 29 सीट हैं, ओके। और कर्नाटक की 28 सीट हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीट है, ठीक है। तो ये थोड़े जो मैंने स्टेट लिखे हैं बड़े बड़े, इनकी सीट्स याद कर लीजिएगा। बाकी लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, यहाँ का सब एक 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 इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि हमने ये देखा था राज्यसभा में सभी यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ का। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, अंडमान निकोबार से 1 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, लक्षद्वीप से 1 होता है, पुडुचेरी से 1 होता है, चंडीगढ़ से 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है यूटीज़ का, सारी यूटीज़ का। लेकिन वहाँ सिर्फ 3 यूटीज़ का था। किस किस का था? वहाँ पे था आपका दिल्ली का, पुडुचेरी का और जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे विधानसभा है सिर्फ वहीं पे। यहाँ पे सबका है, वो चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी। दिल्ली के यहाँ पे 7 सीटें निकल के आती हैं। अंडमान निकोबार की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1, चंडीगढ़ की 1, लद्दाख की 1, जम्मू एंड कश्मीर की 5, इस तरीके से। दादर नगर हवेली, दमन और दीव की 2 हैं, ऐसे याद कर लो। दादर और नगर हवेली है और दमन और दीव है, तो दोनों की 1 1, तो 2 हो गई हैं, ठीक है। अब आते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अब ये सीटें डिसाइड कौन करता है, किस बेसिस पे डिसाइड होती हैं? तो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होती है।
पॉपुलेशन कौन डिसाइड करता है, कैसे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं? तो इसके लिए एक बैठता है डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। आर्टिकल नंबर जो 82 है, ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट द रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ये किसकी बात करता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की। ये बोलता है डिलिमिटेशन कमीशन ने आर्टिकल नंबर 82 कि हर सेंसस के बाद, आफ्टर ईच सेंसस, जब भी एक जनगणना होगी जो हर 10 साल के बाद होती है, ठीक है, पिछले वाली 2011 में हुई थी लेकिन अगली वाली 2021 में नहीं हुई थी कोविड की वजह से, दिन फिर चुनाव आ गए थे, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंसस वगैरह तो होता रहेगा। तो अब सेंसस हो रहा है, अब इसके डेटा वगैरह जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। खैर, तो जो सेंसस है वो 10 साल में होता है, और जब सेंसस हो जाए, यानी कि जब सेंसस हो जाए तो एक परिसीमन आयोग का गठन होगा जो नई जनसंख्या के हिसाब से, नई पॉपुलेशन के हिसाब से वो ये डिसाइड करेगा कि अब किस राज्य की कितने सीटें आनी चाहिए। डिवीजन दो तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से डिवीजन होता है। एक तो कि भैया महाराष्ट्र की कितनी सीटें आएंगी, गुजरात की कितनी सीटें आएंगी, ठीक, महाराष्ट्र की कितनी सीटें आएंगी, गुजरात की कितनी सीटें आएंगी, महाराष्ट्र में से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी निकल के आएंगी। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से अभी हमने क्या देखा था, 48 सीट है, 48 सीट है, ठीक। एमपी से 29 सीट है, ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है। तो यहाँ से 29 सीट निकल के आएंगे क्योंकि पॉपुलेशन कम है, यहाँ 48 सीट निकल, ज़्यादा है पॉपुलेशन, ठीक। ये तो हो गया, ये इसको हो गया इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या है? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट यहाँ लिखा था, दिखा था आपको कि इंटर स्टेट और इंटर स्टेट पैरिटी मेंटेन करी जाती है, समानता बनाई जाती है। कैसे? कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन इस तरीके से सीटें दी जाएं कि एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो सेम पॉपुलेशन को, कि अगर एक बंदा महाराष्ट्र का रिप्रेजेंट कर रहा है 10 लाख लोगों को, तो ऐसे एमपी का भी एक बंदा 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस हिसाब से 48 सीट निकलेंगी या 29 सीट निकलेंगी, ठीक। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी। क्यों भैया? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होंगी, जैसे विदर्भ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, ठीक है, नई मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोनावला हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको बांटा जाता है। ऐसा तो होता नहीं कि पूरे पूरे एमपी का, सॉरी पूरे महाराष्ट्र का सिर्फ एक लोकसभा में बैठा, 48 लोग बैठे हैं। इन 48 लोगों को इस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा कि 48 लोग, हर एक 48 इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। उसी तरीके से यहाँ पर उसी हिसाब से डिवीजन होगा कि ये जो 29 लोग हैं उस हिसाब से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, ठीक। बात समझ आती है? बेटा ध्यान से समझिए, अगर नींद लगी तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि रिपीट तो मैं करूँगा नहीं, तुम्हें भी पता है। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा अपना चमक के बैठो ज़रा, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं, वो ना अंदर से आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पॉज करो और 10 पुशअप मारो, सारा मन कर, और फिर भी ना हो तो ज़रा दौड़ाओ, ज़रा 3-4 किलोमीटर जाके रोड पे, और फिर आगे बढ़ो, ज़बरदस्त मन लगेगा, एकदम सारा फील आ जाएगा एकदम, ठीक है। ध्यान समझना। तो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट पैरिटी मेंटेन की जाती है। इंदिरा गांधी के टाइम पे देखो, इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन एक्ट बने, डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाया गया 1951 के जनगणना हुई थी, उसके बाद 1952 में, फिर 61 में जनगणना हुई, इसके बाद 62 में, 71 में जनगणना हुई, इसके बाद 72 में बिठाया गया, और फिर 2002 में बिठाया गया, ठीक। यहाँ तक 19 हुआ क्या है कि जब इंदिरा गांधी थी 1976 की बात है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सदर्न स्टेट हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ा सा कम, धीरे